गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कुलदीप जयपाल फ्रॉम केवी नंबर 1 स्कूल। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द 8th क्लास। और ये जो है वो सिविक्स पोर्शन से लिया हुआ चैप्टर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जस्ट छोटी सी एक जनरल कुछ बातें कहना चाहता हूँ। उससे मुझे मालूम पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। हम लोग ऐसा करते हैं कि जैसे आज आपने देखा होगा, आप बहुत सारे गेम्स खेलते होंगे अपने घर में या आउटडोर बहुत सारे गेम्स खेलते होंगे। और जब भी हम लोग गेम्स खेलते हैं तो डेफिनेटली आपने उसने देखा होगा कुछ ना कुछ सिस्टमेटिक तरीके से खेलते हैं। और उसका बेनिफिट ये मिलता है कि सारा का सारा जो गेम है वो आराम से हम लोग खेलते हैं और प्लस उस गेम को हम साथ में एंजॉय भी करते हैं। सबसे इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है क्रिकेट। बहुत फेमस गेम है, आजकल आप देखते होंगे। तो क्रिकेट में आपने देखा होगा 2 टीम्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग भी देखते हैं और हर एक का अपना एक काम का डिवाइडेशन होता है। जो बैट्समैन होता है वो अपना बैटिंग करता है, जो बॉलर है वो अपनी बॉलिंग करता है और जो फील्डर्स है वो अपना फील्डिंग करते हैं। हर चीज़ टाइमली फिक्स्ड होती है, कितना क्या काम करना है, कैसे काम करना है। तो गेम के अंदर सबसे जो मेन है, इंपॉर्टेंट वो चीज़ है वो है उस गेम के रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर हम लोग रूल्स को फॉलो करेंगे और उस रेगुलेशन को फॉलो करते हुए प्रॉपर तरीके से खेलेंगे, देन हम उस गेम को एंजॉय करेंगे और हमें वो इंटरेस्ट लगेगा। और अगर हम लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे या उनमें से कोई भी प्लेयर है वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करता तो उसको हम आउट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे गेम्स में ही सिस्टम है। तो सेम ऐसे ही मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम किसी गेम को खेलने के लिए इतने सारे रूल्स फॉलो करते हैं, देन डेफिनेटली अगर हम किसी कंट्री को या किसी स्टेट को या किसी एक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए हमें कुछ डेफिनेटली रूल्स एंड रेगुलेशन तो चाहिए। तो इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को हमें कहीं लिखना पड़ता है, लिखने के बाद हमें सिस्टम में लेके आना पड़ता है और सिस्टम में लाने के बाद हमें इसे फॉलो करना है या कुछ भी कहीं भी कुछ करना है। तो इसी चीज़ को हम इंपॉर्टेंट देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक ऐसा ही कुछ चीज़ है। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, उसके अंदर इतने बड़े स्टेट्स हैं, इतने सारी पॉपुलेशन है। इन सब चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से लेके और डेवलपमेंट करते हुए हर एक लोगों को सेटिस्फैक्ट्री करते हुए लेके चलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए क्या हुआ कि हमारे लीडर्स ने भी एक ऐसा ही एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा है, एक ऐसी बुक लिखी है कह सकते हैं, या ऐसे कुछ सेट्स है जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। और इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, हमारी एक बुक की लैंग्वेज में, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है या बुक्स की लैंग्वेज है। तो इसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल है कि कोई भी ऐसी सेट या कोई भी ऐसा बुक जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं टू रन एनी कॉन्स्टिट्यूशन और टू रन एनी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इसका छोटा सा जो एक एग्जाम्पल है और विद द डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ। आई होप यू ऑल्सो ट्राई टू राइट इट। अगर आप भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो यू विल रिमेंबर दीज स्मॉल डेफिनेशंस और आपको भी अच्छी तरह से समझ आएगा। तो एक छोटा सा डेफिनेशन में लिखता हूँ और इसके साथ ही हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसकी डेफिनेशन इसके साथ में करते हैं। छोटी सी डेफिनेशन देखिए, a book in which rules and regulations are written to run a country। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आप बहुत सारी बुक्स देखेंगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट या बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस की टाइप की डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक्स एक सिंपल सी बुक डेफिनेशन है। एक ऐसी बुक जिसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए हैं, वो किस लिए, किसी भी कंट्री को या किसी भी देश को चलाने के लिए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू रन ए सिंपल कंट्री। तो ये छोटे से इसका डेफिनेशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें मालूम पड़ा कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। चलो ठीक है, एक चीज़ तो समझ में आ गई। लेकिन अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है या कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी क्या चीज़ है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो हम लोग यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है या कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, क्या बुक्स है, रूल्स रेगुलेशन जो भी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब ये चीज़ आए कि हमें इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लाने की जरूरत क्या है या हमें क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की। हम लोग खुद भी तो अपने हिसाब से रूल्स बनाते हैं। हम जैसे अपने घर में रहते हैं, ऑटोमेटिकली हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं। हम अपने हिसाब से सारा काम करते रहते हैं। हम स्कूल्स जाते हैं, पेरेंट्स ऑफिस जाते हैं, सब लोग हमें हिसाब से काम करते हैं। तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है या इतनी सारा रूल्स रेगुलेशन लिखने की क्या जरूरत है। ऐसा कुछ जरूरत तो नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या इसके हम कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन जरूरत पड़ता है। और आई थिंक पूरे के पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री के पास अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ऐसे ही इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमारे पास में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और उससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन 2 या 3 चीज़ें हैं ऐसी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और आई होप यू ऑल्सो राइट डाउन दीज थिंग्स। इससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो इससे एक छोटा सा जो क्वेश्चन बनता है वो भी मैं लिखता हूँ कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन।
हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, या ऐसी क्या जरूरत पड़ी जैसे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन में सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। इट इज रिटन इन दिस वन। अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है तो हमें उसके बारे में डिस्कस करने के या उसके बारे में जानने में हमें ज्यादा आसानी रहती है। तो सबसे पहला चीज कि इसके अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारे के सारे रिटन फॉर्म में है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा चीज, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, या और हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें राइट्स देता है। हमारे जो राइट्स हैं वो 6 राइट्स हैं, और इसी बुक के हम आगे की तरफ जब जाएंगे तो उस राइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी खाली मैं आपको एक छोटा सा एक आइडिया देना चाहूंगा या कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा कि राइट्स क्या देता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें राइट्स देता है। अब राइट्स टू सिटीजन, राइट्स क्या होते हैं। राइट्स का सिंपल सा हिंदी में मतलब है अधिकार। हमारे जो अधिकार हैं वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलते हैं। अब अधिकारों में देखिए, वैसे तो बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 6 मेन रूप से अधिकार लिखे हुए हैं, 6 राइट्स लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके अंदर कुछ सिंपल से राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम, हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश के टाइम देखें या उससे भी पहले राजा महाराजाओं के टाइम देखें, हमारे पास में इतनी फ्रीडम नहीं थी। ना तो हम अपनी मर्जी से कहीं जा सकते थे, ना हम अपनी मर्जी से कुछ काम कर सकते थे। जो भी था हमें किंग्स का या ब्रिटिशर्स को रूल्स को ही फॉलो करना पड़ता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टाइम, अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट देता है कि हम टोटली फ्री हैं। हम पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, हम कहीं पर जॉब कर सकते हैं, हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं। हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। बस चीज हमें यह ध्यान रखनी है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हमें वो राइट्स को लेके जाना है। तो इसी तरह राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी, अभी हम सब लोग इक्वल हैं इन फ्रंट ऑफ लॉ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें वो हमें सारी की सारी चीजें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। तो इसीलिए हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी हो जाता है। और एक और चीज है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिमिटेशन पैदा करता है। लिमिटेशन मीन्स अगर हम पुराने समय की बात करें, जैसे कि पहले समय में राजा महाराजाएं होते थे, उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं था, ना कोई बाउंडेशन होता था। जो वो चीज़ चाहते थे या जो वो जिस हिसाब से रहना चाहते थे या जैसे रूल्स वो बनाते थे वैसे ही वो लोग रहते थे। फिर इसके बाद हम आते हैं ब्रिटिशर्स भी ऐसे ही रूल किया, वो हमेशा अपनी मन मर्जी से काम करते थे, तो उनके ऊपर भी कोई लिमिटेशन नहीं था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट को जो उनकी पावर्स है उनको लिमिट करता है या उनको लिमिटेशन देता है, एक बाउंड्री देता है कि आप इन पावर्स को लिमिटेशन के अंदर ही करिए। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि हम सारे के सारे लोग अपने जितने भी राइट्स मिले हैं इन राइट्स को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या करता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर देता है उसको लिमिटेशन रखता है गवर्नमेंट को। अगर मान लीजिए एक गवर्नमेंट है और इसके ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है, तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट भी क्या होगी, ही विल बी वर्क लाइक ए किंग। वो भी एक तरह से राजा के जैसे काम करेगी और वो प्रॉपर्ली फिर लंबे समय के लिए काम करेगी। हमारे जितने राइट्स हैं, हो सकता है उन राइट्स को हमसे वापस छीन लिया जाए। हमें जो जीने का अधिकार, रहने का अधिकार, वो सारे के सारे हमसे वापस छीन जाए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट के ऊपर पूरा कंट्रोल रखती है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको 3 मेन चीजें बताई हैं जिन्हें हमें ये मालूम पड़ेगा कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है। व्हाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि अगेन मैं देखता हूं, पहला पॉइंट वो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन देता है। दूसरा चीज राइट्स टू द सिटीजन, 6 राइट्स है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। और तीसरा चीज है ये लिमिटेशन देता है गवर्नमेंट को, जिससे कि गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी से काम नहीं करती है और वो ज्यादातर पब्लिक के लिए या पब्लिक वेलफेयर के लिए ही काम करती है। तो ये सारे के सारे चीजें हमें मिलती है इंपॉर्टेंटली। व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसी का ही नेक्स्ट कंटिन्यू टॉपिक करते हुए हम देखते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी छोटी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री देखते हैं। तो वो हिस्ट्री हम देखते हैं और इस हिस्ट्री देखने से आपको थोड़ा सा और इंपॉर्टेंस मालूम पड़ेगा। ओके, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है और इसकी जो डेफिनेशन हमने देखी शायद आप लोग समझ गए होंगे अब तक। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनना स्टार्ट कब हुआ या बन के कंप्लीट कब हुआ, या इसका जो छोटी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री है जो इसमें आपके अकॉर्डिंग टू बुक लिखी हुई है वो हम लोग देखते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन है और वो लिखना कब स्टार्ट हुआ या कौन से साल में स्टार्ट हुआ इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिसंबर 1946 में लिखना स्टार्ट हुआ। हम कह सकते हैं स्टार्टिंग टाइम 1946 में लिखना स्टार्ट हुआ और यही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखकर जो कंप्लीट हुआ वो हुआ नवंबर 1949 में।
इसका मतलब आप देख रहे हैं यहाँ से काफ़ी टाइम लगा है लिखने में। यह जो लिखने का जो टाइम पीरियड है वो ऑलमोस्ट 3 ईयर्स है। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में कैलकुलेट करते हैं या इसको ढंग से लिखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिखने में 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज इतना टाइम लगा। एक बुक है जो रूल्स एंड रेगुलेशन की है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसको लिखने के लिए लगभग 3 साल का टाइम लगा। 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज इतना टाइम लगा। तो आप सोचेंगे कि ये इतना सारा जो टाइम है वो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखना, तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बुक होगी या उसके अंदर कितने सारे रूल्स रेगुलेशन होंगे या कितनी बड़ी बुक होगी। और एक और चीज़ में ऐड करते हैं कि जो इतनी सारी जो लिखा गया है सामान वो किन लोगों ने लिखा है। उनको जो लिखा था वो लगभग 300 मेंबर्स, जो लीडर्स थे या मेंबर्स थे वो लगभग 300 मेंबर्स थे अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। अब देखिए 300 लोगों ने मिलकर लिखा, लगभग 3 साल लगे लिखने में, और लिखने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा लिखा होगा या क्या क्या चीज़ लिखा होगा। जो सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है वो ये है कि हमारा इंडिया बहुत बड़ा है, उसके अंदर इतने सारे स्टेट्स हैं, उसके अंदर इतने सारे लोग रहते हैं, तो हर एक लोगों को या हर एक लोगों के जो ज़रूरत है उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन लिखना बहुत बड़ा था। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इंडिया के हर एक पार्ट से, अलग अलग पार्ट से हमने लीडर्स लेके आए, या हम लोग कहते हैं कि वो लीडर्स इलेक्ट होकर फिर दिल्ली में आए, वहाँ पर लोगों ने बैठ के लिखा। तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जैसे त्रिपुरा, मेघालय है, या फिर साउथ इंडिया में जा सकते हैं, या फिर राजस्थान है, गुजरात है। ये सारे के सारे इंडिया से वो लोग लीडर्स थे, वो इकट्ठा या इलेक्ट होकर आए, उन लोगों ने बैठ के इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, और लिखने में इतना सारा टाइम पीरियड लगा या इतना सारा कुछ समय लिखा। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में कितने रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके लिए एक वर्ड लिखा जाता है, इसे हम बोलते हैं आर्टिकल। आर्टिकल मीन्स हिंदी में उसका मतलब होता है अध्यादेश है, या कोई ऐसे वर्ड कह सकते हैं हम लोग आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो है वो टोटल जब हमारा लिखा गया था तब 395 आर्टिकल्स थे, मीन्स 395 आर्टिकल्स। हर एक आर्टिकल के पार्ट ए बी सी डी ऐसे करके लिखा हुआ था। तो आप सोच सकते हैं इसका बहुत बड़ा आर्टिकल लिखे गए, काफ़ी सारे आर्टिकल लिखे गए थे। और ये जो आर्टिकल जैसे लिखे गए, उस लिखने के बाद में एक और चीज़ है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है या जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है, हम लोग इसमें नए आर्टिकल्स भी ऐड कर सकते हैं, या हमें लगता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में ये रूल्स एंड रेगुलेशन इस बुक में होना चाहिए तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में ये जो आर्टिकल्स हैं दे आर मोर देन 400, ये 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स हो चुके हैं। और रिसेंट में हम देखा जाए तो हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स इसमें ऐड हुए, जिसमें कि आपका जैसे इंपॉर्टेंट आपके एजुकेशन के दिखा है RTE, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल। ये जो आर्टिकल है वो भी अभी ही 2010 के आसपास इसमें ऐड किया गया है। तो ऐसे ही बहुत सारे आर्टिकल्स वो ऐड किए गए और अभी प्रेजेंट में लगभग 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। तो ये तो इसकी छोटी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री होगी। या इसके अब देखते हैं कि जैसे ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नवंबर 1949 में बन के रेडी हो गया। जैसे ही रेडी हुआ, लेकिन हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को या इसको अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब एक बार और देखते हैं। स्टार्टिंग जो था वो दिसंबर 1946 बन के रेडी हुआ नवंबर 1949, लेकिन हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफिशियली अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया। और इसी अडॉप्ट वाले दिन हम एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं और इसे हम कहते हैं रिपब्लिक डे। हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज वी हैव अडॉप्टेड अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डेट। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और ये सारा कुछ। तो ये छोटी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री थी। वैसे तो देखा जाए तो हिस्ट्री काफ़ी लंबी चौड़ी है या इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट अप टू योर लेवल या अप टू 8th क्लास लेवल आई थिंक दिस इज इनफ टू नो यू कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कम है, एंडिंग पॉइंट कम है, कितना टाइम लगा, कितने मेंबर्स है, ये सारा कुछ है। इसी को इस चीज़ में हम एक और ऐड करते हुए और देखेंगे कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उस वक्त इंडिया की कंडीशन क्या थी, या जब कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखने का टाइम पीरियड था उस वक्त जो 300 मेंबर्स थे उसको लिखने में कितना प्रॉब्लम्स आया, वो भी हम लोग इसी में कंटिन्यू ऐड करते हुए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों को प्रॉब्लम हुई या कैसे हुआ। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उसका जो टाइम पीरियड आप देखेंगे तो लिखने का जो टाइम पीरियड था वो था लगभग 1946 से लेकर 49। इसी के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई हमारे इंडिया में, और वो चीज़ हमारे इंडिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट हुई थी वो थी 1947, जब हमें आज़ादी मिली या जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ्रीडम हुए, हमें फ्रीडम मिला, ये उस टाइम था। तो उस टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना सबसे डिफिकल्ट काम था। और जो मेन जो डिफिकल्टीज थी या जो मेन जो डिफिकल्टीज कह सकते हैं या जो टास्क जो मिले थे वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था। सबसे पहला टास्क कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाना, मतलब एक ऐसे लीडर्स को टीम बनाना जो मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन लिखे। तो उस वक्त क्या हुआ, पूरे इंडिया से लीडर्स को बुलाया गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई।
मीन्स एक तो होता है वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ बुक। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। असेंबली मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इज राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मिलकर लिखा, तो इसलिए बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और इस असेंबली में लगभग 300 मेंबर्स थे, लगभग 300 मेंबर्स ने मिलके इस असेंबली में मिलके कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ जो जब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे या उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे या कुछ और चीज़ों को देख रहे थे, तो उनके सामने प्रॉब्लम्स क्या क्या आई या मेन कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, वो कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे या समझेंगे तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया है। जैसे कि हमारे इंडिया का हम देखते हैं कि सबसे पहली बात, हमारे इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स, हमारे इंडिया में सारे के सारे रिलीजन्स रहते हैं। अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो शायद आपको वहाँ की एक स्पेशल कम्युनिटी मिलेगी या एक रिलीजन मिलेगा, तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं वो उसी के लिए लिखते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, इसका मतलब हमें जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखना है वो सारे के सारे रिलीजन्स लोगों को ध्यान में लेकर लिखना है। इसी तरह से हमारे इंडिया में बहुत सारी कल्चर्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स। अगर हम लोग इंडिया में किसी भी पार्ट में जाते हैं, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे तो उसी दौरान आपको मालूम पड़ जाएगा डिफरेंट कल्चर। अगर आप बाई चांस जम्मू एंड कश्मीर से सीधा आप साउथ इंडिया आते हैं या इवन आप अगर आप राजस्थान से गुजरात आते हैं तब भी आपको डिफरेंट कल्चर मिलेगा। राजस्थान की लैंग्वेज अलग है, वहाँ का क्लोथ्स अलग है, वहाँ की सारा सिस्टम अलग है। उसी तरह से आप जैसे गुजरात में आएंगे वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ के फेस्टिवल्स, वो सारा चीज़ अलग है। तो इंडिया में 29 स्टेट्स जो भी प्रेजेंट में है, जैसे जो पहले 27 स्टेट्स है, वो सारे का सारा हर एक स्टेट का जो कल्चर है वो पूरा डिफरेंट है। अब अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे के सारे कल्चर को जोड़ने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ट है, क्योंकि सारे के सारे कल्चर्स को इंपॉर्टेंस देते हुए लिखा गया। इसी में हम एक और चीज ऐड करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस। डिफरेंट लैंग्वेजेस, वैसे तो देखा जाए तो इंडिया में अराउंड 24 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ऐसी लैंग्वेजेस ऑफिशियल है जहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको न्यूज़पेपर्स मिलेंगे, मैगजीन्स मिलेंगे या उसके टीवी चैनल्स मिलेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा आपके टीवी में तमिल टीवी चैनल आता है, बंगाली टीवी चैनल आता है, गुजराती टीवी चैनल, बिकॉज ये सारी की सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट हम ये सारी की सारी लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर निकाल सकते हैं, मैगजीन्स निकाल सकते हैं। जिसका मतलब ये सारी की जो लोकल लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर लगभग 1600 लोकल डायलेक्ट्स है, मतलब 600 बोलियां जिसे हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज जो बोलते हैं, लगभग 1600 के आसपास वैसी बोलियां हैं। तो वो सारी की सारी लैंग्वेजेस को भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंस देना वो एक और बहुत ही डिफरेंट वर्क था या बहुत ही क्या कहते हैं हार्ड वर्क था। और सबसे डिफिकल्ट, सबसे जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उसी टाइम में हमें फ्रीडम मिली, हमें आज़ादी मिली, और उसी टाइम में इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। और वो जो पार्टीशन हुआ वो सबसे डेंजरस चीज़ थी। उस डेंजरस चीज़ में इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को मिला। बट आई होप ऑल द लीडर्स, जितने भी लीडर्स थे, उन्होंने सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को, सारे के सारे आर्टिकल्स को इतने अच्छी तरीके से लिखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जब से लिखा गया था तब से लेकर आज तक वी आर हैप्पी टू अडॉप्ट इट। हमने वैसा का वैसा अडॉप्ट किया, हमें आज तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी रूल्स रेगुलेशन से प्रॉब्लम हुई है, ना कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट से प्रॉब्लम हुई है। और प्लस पॉइंट ये है कि हमने हमेशा इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा नई चीजों को जोड़ने की कोशिश की है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको लिखने में काफी लंबा समय लगा, लेकिन हमने हर एक चीज को आराम से सोच समझ के और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लिखा। एक बार और मैं आपको बता दूंगा कि हमारे इंडिया में अकॉर्डिंग टू द रिलीजन्स, कल्चर, लैंग्वेज एंड जो कर्टी का पार्टीशन हुआ था, इसी हिसाब से ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। अब हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने देखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बाद में हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री भी देखा है, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री। अब हम नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर टॉपिक आता है वो है की फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। की फीचर्स मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेन टॉपिक्स कौन कौन से हैं या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं वो देखते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हम लोग मुश्किल से 4 या 5 पॉइंट ही कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सबसे पहला पॉइंट है जिसे बोलते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मीन्स संघवाद।
अभी थोड़ा सा टिपिकल वर्ड कह सकते हैं या कुछ है। अब फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म में ये चीज़ होता है कि जो गवर्नमेंट बनती है या जो गवर्नमेंट होती है उसके हम अलग अलग लेवल्स कर देते हैं, और इस लेवल्स का बेनिफिट ये होता है कि सारा का सारा जो वर्क ऑफ जो काम करने का जो भार है या जो हम कह सकते हैं वर्कलोड है वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, और इसी तरीके से हम लोग सारा आराम से काम कर सकते हैं। तो फेडरलिज्म में क्या करते हैं, हर एक गवर्नमेंट को हम लोग डिवाइडेशन कर देते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप देखते हैं मालूम पड़ जाएगा क्या होता है, और उसके बाद में मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। सबसे पहला देखिए, हम लोग कह सकते हैं सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, पंचायत लेवल। फेडरलिज्म मीन्स हम लोग गवर्नमेंट को अलग अलग भाग में डिवाइड कर देते हैं, या उसका जो लेवल है वो थोड़ा चेंज कर देते हैं। इससे एक जो काम करने का तरीका है या काम करने का जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसी चीज को देखते हुए मैं यहां पर एक छोटी सी लाइन लिखता हूं, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहां पर आप देखिए 3 लेवल बने हुए हैं। अगर हम हर एक लेवल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो उसका मतलब बहुत ईजी होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग नीचे स्टार्ट करते हैं, पंचायत राज। पंचायत राज बहुत ईजी है। अगर आपने देखा होगा या सरपंच के बारे में सुना होगा आपने, हमेशा गांव में एक सरपंच होते हैं, फिर उसी गांव को अलग अलग वार्ड में डिवाइड करते हैं, फिर हर एक वार्ड से एक पंच आता है, और वो सरपंच और पंच मिलकर गांव के बारे में बात करते हैं, या गांव का जो डेवलपमेंट कैसे करना है, या गांव की क्या प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है। तो इसी को हम लोग पंचायत लेवल में बात करते हैं। तो इसका मतलब ये सबसे निचला स्तर या सबसे लोएस्ट लेवल है जो गांव में या गांव की पंचायत के द्वारा होता है। इससे थोड़ा सा हम ऊपर उठते हैं तो फिर हम आते हैं स्टेट्स में। अभी आपको मालूम है प्रेजेंट में जो 29 स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट्स में अपनी एक गवर्नमेंट है। वहां का एक सीएम होता है जिसे हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं, फिर वहां पर एमएलएज होते हैं, वो एमएलएज भी मिलते हैं। तो चीफ मिनिस्टर और एमएलएज और सारे के सारे ऑफिशियल्स लोग ये मिलकर स्टेट के बारे में सोचते हैं, या स्टेट का जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हैं, या हमारे स्टेट को डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी है, रोड्स है, या पानी की प्रॉब्लम्स है, या और भी जो जनरल प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन है, उसका इंप्लीमेंटेशन या इसको इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए वो उसके बारे में सोचते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको लिखना चाहूंगा, सीएम एंड एमएलएज। ये लोग हमेशा इसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो चीफ मिनिस्टर और एमएलएज ये मिलकर स्टेट लेवल पे काम करते हैं, और वो लोग मिलकर हमेशा इसके डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। इसी तरह से हम लोग देखते हैं सेंट्रल लेवल पर। सेंट्रल लेवल में कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, पीएम एंड एमपी। ये वर्ड्स मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इन चीजों से कनेक्टेड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, एमपी कौन होते हैं, एमएलएज कौन होते हैं, सीएम कौन होते हैं, इसी का जो नेक्स्ट लेवल आएगा। तो इसीलिए आप लोग प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से सुनते हुए देखिए और समझिए कि सेंट्रल लेवल पर हमेशा प्राइम मिनिस्टर और एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो लोग काम करते हैं, और सेंट्रल मीन्स पूरे के पूरे इंडिया के बारे में देखना या किसी एक पूरी कंट्री के बारे में सोचना, उसका डेवलपमेंट कैसे हो, उसके अंदर एजुकेशन सिस्टम कैसा है, रोड्स, लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चीजें हैं उसके बारे में देखना। फिर नेक्स्ट आता है स्टेट लेवल, वो स्टेट लेवल पर ही सोचते हैं या अपने स्टेट के बारे में देखते हैं। और जो लास्ट है वो है पंचायती राज। पंचायती राज मींस पंच, सरपंच, या एक गांव की जो बाउंड्री है या गांव के अंदर कैसे काम करते हैं वो सारा चीज देखते हैं। तो फेडरलिज्म मींस मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और इसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं, और हमारे इंडिया में सारे के सारे लेवल्स हैं, और हर एक लेवल पे इसी तरह से काम होता है। तो ये जो पहला की फीचर्स है वो है फेडरलिज्म, संघवाद जिसे हम लोग बोलते हैं। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ तक आप देखें कि आपने तीनों के तीनों लेवल्स के बारे में देखा या तीनों लेवल्स के बारे में बात की है। अब एक चीज और देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट को करना है, या कौन सा काम है वो पंचायती लेवल को करना है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उस कॉन्स्टिट्यूशन में सारा का सारा चीज लिखी हुई है कि स्टेट गवर्नमेंट में कौन सा काम करना है, या सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सा काम करना है, या पंचायती गवर्नमेंट को या पंचायती राज को कौन सा काम करना है। इसका मतलब हर एक लेवल में काम दिया हुआ है। इसका मतलब हम एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन या इन कॉन्स्टिट्यूशन list has been given, या list has given to each level। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट को कौन कौन से काम कर सकते हैं या उनका जो वर्क का एरिया कौन सा है वो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है। इसकी वजह से एक छोटी सी एग्जांपल लिखते हैं कि कौन कौन सा होगा, जिससे आपको मालूम पड़ेगा। अगर हम लोग सेंट्रल लेवल पे आते हैं तो आप अगर देखेंगे आर्मी, या इसको हम लिख सकते हैं डिफेंस,
डिफेंस का जो जितने भी प्रॉब्लम्स है, डिफेंस का जो भी मामला है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं। वैसे तो लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन जस्ट आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अगर हम स्टेट में आते हैं, एजुकेशन या इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टेट में आता है। हर एक स्टेट अपनी स्टेट की एजुकेशन को देखता है, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को देखता है, वहाँ का रोड्स का क्या देखता है वो देखता है। इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस को देखता है। और अगर हम लोग गांव में आते हैं तो गांव में भी वही जो गांव की बेसिक चीज़ें हैं, जैसे पानी की पीने की प्रॉब्लम, वहाँ पानी कैसा है, पानी की प्रॉब्लम कैसा है वहाँ पर, हाँ जो लोग वहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जॉब्स कैसे हैं, वहाँ लोगों को रोजगार कैसे मिलता है, वो सारा चीज़ देखते हैं। या फिर वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, गाँव की इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो एक बार और मैं देखता हूँ, सेंट्रल लेवल पर डिफेंस या फाइनेंस, इससे संबंधित मामले आते हैं। स्टेट लेवल पर वहाँ की स्टेट की एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी के मामले देखे जाते हैं। पंचायती लेवल पर उस गांव में पानी की प्रॉब्लम कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, या वहाँ का एजुकेशन क्या है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम देखते हैं। और ये सारी की सारी जो लिस्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन की हुई है। तो इसी की वजह से हमें बेनिफिट ये होता है कि हर एक का काम का डिवाइडेशन होता है, और इसी काम की डिवाइडेशन की वजह से जो वर्कलोड है वो हमेशा डिवाइड हो जाता है, और सारी की सारी गवर्नमेंट को बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से हम लोग सारा काम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो इस सेशन में भी या जो मॉर्निंग सेशन में हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लेकिन एक बार लेसन कंप्लीट होने से पहले अभी तक जो पढ़ा है उसके बारे में रिवीजन देखते हैं। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे कैसे। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। इसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स डिस्कशन किए थे। सबसे पहला था रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके बाद सिटीजन्स टू द राइट्स टू द सिटीजन, हमें क्या क्या राइट्स मिलते हैं, और लास्ट में था कि गवर्नमेंट के ऊपर कौन कौन सी लिमिटेशंस होती है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। नेक्स्ट में हमने देखा था इंडियन हिस्ट्री, या हिस्ट्री क्या थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके बारे में बात की थी। और उसके बाद में हमारे पास में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, या जिसके अंदर 300 मेंबर्स थे, उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की थी, या कौन कौन से टास्क उनके सामने आए थे वो ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर कुछ लैंग्वेजेस, कुछ कल्चर, रिलीजन या पार्टीशन ऑफ कंट्री, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और नेक्स्ट में हमने जो उसके की फीचर्स लिए थे, उसके अंदर पहला पॉइंट था फेडरलिज्म, मींस संघवाद, और मोर देन वन लेवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात की थी, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पंचायत लेवल या पंचायती गवर्नमेंट की बात करी थी। तो इसके देखते हुए हमने सारा बात की थी। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, एंड नाउ प्लीज वॉच ए स्मॉल वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, एंड थ्रू दिस वीडियो आई होpe you will understand more about the chapter. Okay, thank you very much, and stay home and take care.